तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एएलयू डिजाइन करना सीखना था और उसकी आर्टिकल्स नोट कर ली थी और वहाँ पे स्टॉप किया था। तो मैं उन आर्टिकल्स को पहले लिख लेता हूँ एक दफ़ा। तो मेरे पास जो आर्टिकल थी जिनको एएलयू के लिए कंसिडर करना था, वो हमने कहा था वो तमाम आर्टिकल जिनमें एसी रजिस्टर एज अ डेस्टिनेशन आ रहा है, लेकिन क्लियर और इंक्रीमेंट के अलावा हो। एसी यहाँ पे आ रहा हो, क्लियर और इंक्रीमेंट के अलावा। तो एक D0T5 थी जिसपे हमने कहा था कि एसी और ऐड किया जाता है डीआर का और एसी में स्टोर करते हैं। ये वाला माइक्रो ऑपरेशन भी एएलयू के थ्रू होगा। फिर D1T5 था जिसमें हमने कहा था एसी में प्लस किया जा रहा है डीआर को, ये भी एएलयू के थ्रू होगा। फिर हमारे पास एक था D2T5, एसी में डीआर की वैल्यू को कॉपी किया जाता है, हमने कहा था ये भी एएलयू के थ्रू होगा। अच्छा, यहाँ पे कोई स्टूडेंट मुझे आंसर करे, डीआर से डाटा एसी में जाना है, ये बस के थ्रू क्यों नहीं हो रहा है, एएलयू के थ्रू क्यों हो रहा है? ये मैंने लास्ट लेक्चर में रीजन बताई थी। ये वाला ऑपरेशन हम लोग बस के थ्रू नहीं कर रहे, ये हम कह रहे हैं ये ऑपरेशन हमारे पास यूजिंग एएलयू होगा। ऐसा क्यों है जी, बताएं। कोई स्टूडेंट ये वाला ऑपरेशन के बारे में बताएं, ऐसा क्यों कर रहे हैं जी? मैं क्विज में मार्क्स मिल जाएगा, क्विज में 1 नंबर मिलेगा एक्स्ट्रा अगर कोई स्टूडेंट ये बताता है। इसकी रीजन ये थी कि हमारे पास जो एसी रजिस्टर था, जो हमने कॉमन बस सिस्टम डायग्राम में थी, एसी रजिस्टर में जो वैल्यू आती थी वो बस से नहीं आती थी। अगर यहाँ पे बस थी तो बस से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था एसी का, एएलयू से हमेशा एसी में वैल्यू आती थी। और एएलयू में एक डीआर से आ रही थी, यहाँ पे डीआर बनाया हुआ था हमने, और एक एसी की अपनी जा रही थी। एसी से बस में तो लोड की जा सकती है, लेकिन बस से एसी में नहीं आ सकती। इसलिए अगर हमें डीआर की वैल्यू को एसी में लेके जाना है तो वो भी एएलयू के थ्रू ही जाना था। इस रीजन की वजह से ये वाला जो माइक्रो ऑपरेशन है, ये वाली जो आरटीएल है, वो हमने कहा है कि एएलयू की डिजाइनिंग में यूज होगी। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको। तो ये 3 ऑपरेशन थे। इसके अलावा ऑपरेशन जो हमारे पास बचते हैं उनमें RB4 है, जिसमें हम कहते हैं एसी में एसी का कंप्लीमेंट स्टोर करवा दिया जाए, ये भी एएलयू परफॉर्म करेगा। उसके बाद RB7 और RB6 होंगे, जिनमें एसी में शिफ्ट राइट किया जाएगा और एसी में शिफ्ट लेफ्ट किया जाएगा। और इसके अलावा एक लास्ट ऑपरेशन बचेगा PB11, इसमें भी एसी में वैल्यू आएगी INPR रजिस्टर की, ये भी एएलयू से पास होगी सिमिलरली जिस तरह डीआर की हो रही है। इसके साथ 0 से 7 लिखा जाता है, इसका मतलब होता है कि 0 से 7 तक की बिट जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनपुट आउटपुट रजिस्टर जो है हमारे पास 8 बिट है। तो ये वो ऑपरेशन है जो कि एएलयू के थ्रू परफॉर्म किए जा रहे हैं। टोटल मेरे पास ये 7 आरटीएल्स बनती हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है कि ये ऑपरेशन एएलयू से क्यों किए जा रहे हैं? जी, सबको समझ आ गई है? यस सर। अब जी मैं रिपीट करता हूँ। हमने अब नेक्स्ट जो प्रोसेस करना है वो हमारे पास नेक्स्ट टास्क है डिजाइन ऑफ एएलयू। एएलयू डिजाइन करने के लिए हमने वो ऑपरेशन देखने थे आरटीएल टेबल में से कौन कौन से ऑपरेशन है जो कि एएलयू ने परफॉर्म करने हैं। तो वो ये माइक्रो ऑपरेशन है जो कि एएलयू परफॉर्म करेगा, वो मैंने लिस्ट डाउन कर लिया। अच्छा जी, अब ये रजिस्टर कितने बिट का था हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। हर रजिस्टर का साइज क्या बिट, कितने बिट है सर? 16 बिट है। व्हिच मींस कि अगर मैं इस तरह से कहूं कि ये मेरे पास एएलयू है, बेसिकली ये ब्लॉक डायग्राम है जिससे ये आउटपुट में 16 बिट जा रही है जो कि डायरेक्टली एसी से कनेक्ट है। इसको इनपुट में एएलयू को क्या मिल रहा है? इसको इनपुट में डीआर से वैल्यू मिल रही है
इसको इनपुट में AC की अपनी वैल्यू मिल रही है जो कि हमने यहाँ इस फिगर से यहाँ पर रख के ऊपर से DR आ रहा था। इसको इनपुट में IMPR रजिस्टर की वैल्यू मिल रही है और इसको कुछ कंट्रोल सिग्नल मिल रहे हैं। कंट्रोल सिग्नल वही है, कंट्रोल सिग्नल का मतलब है ये T0 से T16 के दरमियान और D0 से D7 के दरमियान, इनको कंट्रोल सिग्नल कहते हैं हम लोग। ALU को पता है इन कंट्रोल सिग्नल की बेस पे कि मैंने यहाँ पे जो आउटपुट देनी है वो AC प्लस DR की देनी है, मैंने AC एंड DR की देनी है, DR देना है, कंप्लीमेंट देना है, शिफ्ट राइट देना है, शिफ्ट लेफ्ट देना है। यहाँ पे जो आउटपुट जानी चाहिए वो हमें पता लग रही है इनमें से कौन सी आउटपुट, यानी ALU जो आउटपुट देगा क्या वो ऐड ऑपरेशन का रिजल्ट होगा, DR ऐड का होगा, सिंपल DR की वैल्यू होगी, कंप्लीमेंट होगा, राइट शिफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा, या इनपुट आउटपुट रजिस्टर की वैल्यू होगी। वो सारा कुछ इन कंट्रोल सिग्नल की बेस पे ALU परफॉर्म करेगा। तो बेसिकली हमारा आज जो पर्पस है ALU डिजाइन करने का वो है कि इस वाले सर्किट के अंदर ये जो ब्लॉक बनाया है, इस ब्लॉक के अंदर क्या सर्किट है जो कि ये चीजें इनपुट ले, ये कंट्रोल सिग्नल इनपुट ले, इन कंट्रोल सिग्नल की बेस पे अप्रोप्रिएट आउटपुट दे जो कि बाद में जाके AC में स्टोर कर दी जाएगी। तो वो जो सर्किट होगा उसको हम ALU कह रहे हैं। हमें पता है कि इसकी 16 बिट होती है, इसकी 16 बिट होती है, ये 8 बिट का होता है लेकिन रिजल्ट इसका 16 बिट का आता है। तो अब इस तरह के सर्किट में इसके अंदर जो सर्किट बनेगा वो 16 बिट सर्किट होगा। मैं ये करता हूं कि अभी मुझे ये कंट्रोल सिग्नल पता है, मेरे पास कंट्रोल सिग्नल अज्यूम करने मिल रहे हैं, हमें सारे के सारे DR AC IMPR की वैल्यू मिल रही है, हम लोगों ने ALU का सर्किट बनाना है। तो अभी असम्पशन हम ये ले रहे हैं कि मैं जो 16 बिट है ना, 16 बिट की सिंगल बिट के लिए मैं यहाँ बना देता हूँ, अज्यूम कर लेंगे कि उस तरह के 16 लगे हुए हैं सर्किट। 16 बिट के क्या बनेंगे, अज्यूमिंग दैट कि मेरे पास जो इनपुट में AC आ रहा है, AC की ith बिट मिल रही है, मैं किसी ith बिट के लिए बनाने लगा हूं। DR की ith बिट मिल रही है मुझे, एक बिट के लिए शो कर रहा हूं। ये मेरे पास AC और DR की ith बिट आ गई। पहला कंट्रोल सिग्नल था मेरे पास D0 D5, मैं इनको साथ साथ ये कंट्रोल सिग्नल देख रहा हूं। मैं ये कहूंगा यहाँ पे एक ऐड ऑपरेशन होगा D0 वाले कंट्रोल सिग्नल और D5 के कंट्रोल सिग्नल को ऐड कर रहा है, ये कंट्रोल सिग्नल आ रहा है। टोटल मेरे पास 7 है, तो मैं ये 7 ही बना लेता हूँ। एंड गेट पहले इनको ना मैं डायग्राम साथ साथ बना रहा हूँ इसलिए कि आपको साथ क्लियर समझ आए। बुक में ये बड़ी डिटेल से बनी है लेकिन उससे इतना क्लियरली समझ नहीं आता, पहले हम उसको सिंपलेस्ट वर्जन में बना रहे हैं ताकि समझ आ जाए। D1 D5 है, नेक्स्ट D2 D5 है, ये R D4 है, R D7 है, R D6 है और D11 है, लास्ट वाला D11। ये कंट्रोल सिग्नल आ गए। एक बात बताएं, अज्यूम करें कि ये वाला कंट्रोल सिग्नल ना मुझे 1 दे रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है। अगर इस कंट्रोल सिग्नल पे 1 मिल रहा है तो क्या इनमें से किसी और कंट्रोल सिग्नल पे 1 मिल सकता है? इसका आंसर करें तो नो। क्यों, ऐसा क्यों है? अगर मुझे इस कंट्रोल सिग्नल पे ये ऐड होने के बाद यहाँ 1 मिल रहा है तो क्या ये गारंटी है कि इन तमाम पोजीशन पे 0 ही होगा? अगर गारंटी है तो ऐसी क्यों गारंटी दी जा सकती है? रीजन क्या है उसकी? जी बोले सर, क्योंकि R B उनमें भी तो D यूज होगा, T यूज होगा, तो अगर वहां पर 1 चला जाएगा तो इन सब के अंदर 1 कैसे जाएगा? इसकी रीजन बिल्कुल ठीक कि ये D0 T5 यूज हो रहा है। अगर D0 1 दे रहा है, T5 1 दे रहा है, तभी इसने 1 दिया। अगर D0 1 है तो D1 1 नहीं हो सकता, D2 1 नहीं हो सकता,
यहाँ पे जो D7 यूज हो रहे होंगे वो 1 नहीं हो सकते, इसलिए ये कभी भी 1 नहीं दे सकते। यानी एक वक्त में इन सब लाइनों में से किसी एक में 1 होगा या किसी में भी नहीं होगा, क्योंकि इनके अलावा भी कंट्रोल सिग्नल यहाँ पे यूज नहीं किए गए। हमें क्योंकि ALU में 7 ही चाहिए, इसलिए हमने 7 वाले कंट्रोल सिग्नल यूज कर दिए। नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे पास ये है कि DR की वाली बिट और AC की बिट को मैंने ith बिट जिस बिट के लिए बना रहे हैं उसको ऐड कर दिया, ये आ गया। यहाँ पे DR की बिट और AC की बिट को अज्यूम कर लें कि मैंने ऐड करना था, फुल एडर से पास कर दिया और ये फुल एडर है तो अज्यूमिंग दैट इसको यहाँ से कुछ कैरी मिल रहा होगा। अगर ये ith बिट के लिए काम कर रहे हैं तो i-1 से कैरी आ रहा है और ये i+1 वाली बिट को कैरी आउट देना। फिर सिंपली DR की बिट आ गई, RP11 पे AC का कंप्लीमेंट करना था तो यहाँ पे आके नोट कर दिया, बिट आ गई। इस पे शिफ्ट राइट करना था तो यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लें कि ये ith बिट है। जब शिफ्ट राइट करना होता है तो AC की i+1 वाली बिट अटैच कर दी, यहाँ पे AC की i-1 वाली बिट अटैच कर दी और यहाँ पे INTR रजिस्टर की ith बिट अटैच कर दी। ये लाइन आ गई। नेक्स्ट पेज में मैं तीसरे सेक्शन में ब्लू कलर से एंड गेट बना रहा हूँ, एक एंड गेट मैंने एंड गेट लगा दी। अब जरा इस सर्किट को एक अच्छे से समझ लें। अज्यूमिंग दैट कि जो एग्जीक्यूशन आनी थी वो मैंने ये वाली करनी थी, AC एंड DR और रिजल्ट AC में स्टोर करना है, एंड वाला D0 T5 सिग्नल चल रहा है। अब जब D0 T5 सिग्नल चल रहा होगा, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो उसको यहाँ पे 1 मिलेगा, इन सब पे 0 होगा। इन सब पे 0 मिलने का मतलब है कि ये वाले सारे एंड गेट ग्रांटेड 0 देंगे, ऐसे ही है। इनमें से कोई एंड गेट 0 के अलावा तो कुछ नहीं दे सकता। अगर ये पहले एंड गेट को छोड़ के इसके अलावा जितने भी एंड गेट है यहाँ पीछे से कंट्रोल सिग्नल 0 आ रहे हैं, तो उस सूरत में यहाँ से 1 मिलेगा, इस लाइन पे 1 आ जाएगा। अब AC और DR का कुछ भी ऐड किया, कुछ रिजल्ट आ गया, X रिजल्ट आ गया। X रिजल्ट का और 1 का ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ आ जाएगा और वो OR गेट से पास होगा तो रिजल्ट यहाँ पहुंच जाएगा। बाकी तो लाइनें हमेशा गारंटी है कि इस सिनेरियो में जब ये 1 दे रहा है तो इन सब लाइनों पे 0 होगा। तो OR गेट पे रिजल्ट किसका आएगा, जो ये X में वैल्यू पड़ी होगी। अगर तो X 0 होगा तो X 0, X 1 होगा तो 1, व्हिच मींस कि जब D0 T5 वाला सिग्नल 1 हुआ तो रिजल्ट में हमें वही वैल्यू मिली जो कि AC और DR को ऐड करने से मिली है। अब हम एक और केस इसको जूम करते हैं। ये वाला केस 1 नहीं दे रहा बल्कि कोई और वैल्यू 1 दे रही है। Assuming that कि मेरे पास जो इंस्ट्रक्शन चल रही है ऑपरेशन होना था AC प्लस DR वाला और रिजल्ट AC में जाना। इसका मतलब ये वाला कंट्रोल सिग्नल 1 देगा, ये कंट्रोल सिग्नल 1 देगा, बाकी सारे कंट्रोल सिग्नल 0 दे होंगे। जब ये कंट्रोल सिग्नल 1 देगा और बाकी सब 0 होंगे तो इसका मतलब है बाकी इस जगह पे बाकी तमाम जगहों पे 0 आ गया।
जब तमाम 0 आ गए, यहाँ पे 1 आने की वजह से ये वाला 1 और जो फुल एडर ने AC और DR की बिट को ऐड करके रिजल्ट दिया होगा वो रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा, और रिजल्ट मैं कहता हूँ Y है। तो 1 और Y का ऐड किया जाएगा। अगर रिजल्ट Y 0 होगा तो ऐड से 0 आ जाएगा, अगर रिजल्ट Y 1 होगा तो 1 आ जाएगा, और जो ये रिजल्ट आएगा वो और गेट से यहाँ पे मिल जाएगा Y रिजल्ट, ये Y रिजल्ट मिल जाएगा। व्हिच मींस कि जब D1 T5 1 थे तो जो ऐड करने का रिजल्ट था वो हमें आउटपुट में मिल रहा है। सिमिलरली हम कहते हैं कि मेरे पास इस वक्त इंस्ट्रक्शन चल रही है वो ये नहीं है, इंस्ट्रक्शन मेरे पास एग्जीक्यूट जो होने जा रही है वो ना शिफ्ट राइट की है, व्हिच मींस कि RB7 वाला कंट्रोल सिग्नल बन है, RB7 बन है और AC में जाना है शिफ्ट राइट AC। RB7 बन है तो उसका मतलब होगा यहाँ पे 1 मिलेगा, बाकी सब पे 0 होगा, बाकी सब पे 0 होगा, बाकी सब पे 0 का मतलब कि ये वाले ऐड गेट से हर जगह 0 मिल गया, सिवाय उस ऐड गेट के जहां पे शिफ्ट राइट है। यहां से क्या मिलेगा, शिफ्ट राइट के केस में जब भी राइट शिफ्ट करते हैं हम क्या करते हैं, किसी ith पोजीशन वाली बिट की जगह पे उससे जो अगली वाली बिट होती है उसको ले आते हैं। इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया ऐड करो इसके कंट्रोल सिग्नल का और साथ AC बिट नंबर i+1, क्योंकि हम ith बिट के लिए सर्किट बना रहे हैं, तो ith+1 वाली बिट यहाँ अटैच होगी, वो z रिजल्ट आएगा, z और 1 ऐड होंगे और यहाँ पे आउटपुट में z रिजल्ट चला जाएगा। तो इससे समझें कि जो कंट्रोल सिग्नल बना है उस कंट्रोल सिग्नल की बेस पे ही रिजल्ट हमें आउटपुट में दिया जा रहा है। ये एक सिंगल बिट के लिए किया है। इसी तरह के 16 सर्किट होंगे जिनमें 0 बिट से लेके 15 बिट तक होगा, तो एक मुकम्मल ALU बन जाएगा। होगा क्या कि इस ब्लॉक के अंदर, इस वाले ब्लॉक के अंदर इस तरह के 16 सर्किट लगे होंगे जिसमें DR की बिट नंबर 0 0 वाली बिट से फिर 1 वाला 2 वाला एंड सो ऑन, और 16 आउटपुट जाएगी तो पूरी AC बन जाएगा। तो लगेगा ऐसा कि जैसे हमारे पास अप्रोप्रिएट कंट्रोल सिग्नल आने की बेस पे जो कंट्रोल सिग्नल बन होगा उसकी बेस पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा। तो ये इस सर्किट को फिर हम कहते हैं ये ALU बन गया। अभी ये समझें कि यहाँ पे 5 इंस्ट्रक्शन थी या 10 थी या 25 थी, उसके लिए हमने बना लिया। अब आजकल के कंप्यूटर में 250 इंस्ट्रक्शन है, तो उस ALU में क्या होगा, ये ऑपरेशन ज्यादा होंगे, कंट्रोल सिग्नल भी ज्यादा होंगे। यहाँ पे जो एक ऐड फुल एडर लगाया, अगर कोई सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पे एक सब्ट्रैक्ट का भी होगा, मल्टीप्लायर का सर्किट होगा एंड सो ऑन। तो बहुत सारे सर्किट होंगे, इस तरह से एक मुकम्मल ALU बन जाता है जिसको हम अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट कह देते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ एक लॉजिक ऑपरेशन हो रहा है ऐड, अगर और एक्सक्लूसिव और नोट का भी होता तो वो भी डाल देते, फुल एडर फुल सब्ट्रैक्टर मल्टीप्लायर उनके भी सर्किट होते, तो इस तरह से मुकम्मल ALU बन जाता। जी समझ आइए सबको? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे क्वेश्चन पूछिए। सर ये इनपुट का सिग्नल कहाँ से आ रहा है? ये वाले कंट्रोल सिग्नल है, ग्रीन लाइन वाला ये ग्रीन लाइन तो इनका ऐड करके आ रही है ना, यहाँ पे ऐड करके आ रही है, यहाँ पे फुल एडर से पास हो रही है, यहाँ पे DR की वैल्यू है क्योंकि D2 T5 पे DR शिफ्ट करना था आगे, इन AC को नोट किया। ये मैंने क्या किया है, AC की हम ith बिट के लिए बनाया है, तो अज्यूम कर लेंगे कि उससे पहले i+1 वाली बिट थी वो अटैच कर दी, इसलिए मैंने फिर स्पेसिफिकली i+1 लिख दिया, इसके साथ i-1 लिख दिया, और ये इनपुट रजिस्टर की ith बिट है। हां होगा क्या, क्योंकि मैंने एक 16 सर्किट होंगे, यहाँ पे इनपुट रजिस्टर तो 8 बिट का होता है, तो पहले 8 बिट्स के लिए इनपुट वाला ये वाला बना होगा, अगले 8 के लिए नहीं बनाएंगे बस। जी समझ आया बात? यस सर। इस स्टूडेंट का और कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे? अब ये देखें, अब हमने एक्चुअली में कंप्यूटर कंप्लीट कर लिया, फ्लैग्स रह गए हैं, फ्लैग्स के अलावा समझ लें हमारे पास कॉमन पास सिस्टम में रजिस्टर थे, हर रजिस्टर में की कंट्रोल इनपुट का सर्किट यहाँ पे डिजाइन कर दिया गया है, कब लोड होना है कब स्टोर होना है, बस से कब सिलेक्ट होना है वो भी डिजाइन कर दिया, ALU डिजाइन कर दिया, व्हिच मींस जब कंट्रोल सिग्नल आने लगेंगे T0 से स्टार्ट लेंगे तो एट दैट जब वो खत्म होंगे तो एक मुकम्मल इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन होगी, उसके अप्रोप्रिएट रजिस्टर में डाटा चला गया होगा, अप्रोप्रिएट कैलकुलेशंस हो गई होगी। तो इसको हम कहते हैं सिंपलेस्ट कंप्यूटर डिजाइन करना।
यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी स्टूडेंट का? सही लास्ट वाली चीज वर्ड रिपीट कर दे कर ली। मैंने ये बताया कि हमने कंट्रोल इनपुट्स ऑफ रजिस्टर डिजाइन कर लिया, कंट्रोल इनपुट्स ऑफ बस डिजाइन कर लिया है, एएलयू डिजाइन कर लिया है, कंट्रोल इनपुट्स ऑफ मेमोरी डिजाइन कर लिया। जब इस पूरे सर्किट को एज अ सिंगल यूनिट देखेंगे तो ये एक मुकम्मल सीपीयू होगा, मुकम्मल सीपीयू चिप होगी। ओके सर। ये एक ना हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे जरा समझने की कोशिश करते हैं कि पूरे सिस्टम में हो क्या रहा है। ये स्टेटमेंट सबसे बड़ी जा रही है, रीडेबल है सबको? यस सर। यस सर। चलिए इसको पढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन है ये, मैंने ना एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं हम सेकंड बुक का, तो उसका क्वेश्चन नंबर 5.11 है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5.11 है जो मैंने बुक शेयर की थी। हम लोग उसके 2 चैप्टर किए हैं, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 है। तो ये क्वेश्चन हमें कह रहा है शो द कंटेंट इन हेक्साडेसिमल ऑफ रजिस्टर पीसी, एआर, डीआर, आईआर और ये सीक्वेंस काउंटर, इनके हमने बेसिक कंप्यूटर में कंटेंट शो करने हैं। When an ISR indirect instruction is fetched, जब ये एक इंस्ट्रक्शन फेच की गई मेमोरी से और एग्जीक्यूट की गई, अब उसने इनिशियल डाटा हमें दे दिया। इनिशियली वो कह रहा है पीसी के कंटेंट है 7FF, the content of memory at 7FF is EA9F, the content of memory address at A9F is 0C35, the content of memory at address C35 is this. Give the answer in table with 5 columns, 1 for each register and a row for each timing signal. Show the content of register of positive transition of each clock pulse. मैं इसमें ना करता हूँ कि न्यू स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन था, तो पहले हम इसका ना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेमोरी वेरिएंट बना लेते हैं। जूम कर लेंगे मेमोरी है। अब यहाँ पे मेमोरी के अंदर ये आरटीएल को बाद में देखते हैं। मेमोरी में उसने क्वेश्चन में बताया है कि इनिशियल कंटेंट मेमोरी में जो पीसी में वैल्यू पड़ी थी इनिशियली वो 7FF है। मेमोरी कंटेंट एट पोजीशन 7FF इज EA9F। तो मेमोरी का एड्रेस है कोई 7FF, ये एड्रेस है 7FF, अजम्पशन ले ली 7FF ये एड्रेस है। यहाँ पे वैल्यू पड़ी है A, यहाँ वैल्यू जो पड़ी है वो है EA9F। इस वैल्यू को मैंने कह दिया ये वैल्यू है मेरे पास EA9F। EA9F फिर वो कह रहा है A9F पे जो वैल्यू पड़ी है वो 0C35 है। कोई एड्रेस है A9F, उसकी वैल्यू पड़ी है वो 0C5 है, 0C35 है, 0C35 है। मैं लिखने में गलती कर रहा हूँ तो मैंने इनको पढ़ना पड़ा 0C35 है। फिर वो कह रहा है the content at memory C35 is FFFF। तो कह दिया जो कहीं पे ना मेमोरी लोकेशन है 0C35, वहां पे जो वैल्यू पड़ी है 16 बिट में वो FFF है। ये इनिशियल कंटेंट गिवन है। अज्यूम करेंगे इनिशियली कंटेंट गिवन है, उसके अलावा उसने इनिशियली सिर्फ एक रजिस्टर की वैल्यू बताई है। वो कौन सा? उसने कहा पीसी के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो 7FF है। अब हम यहाँ पे रजिस्टर जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए पीसी रजिस्टर है, डीआर, एआर, आईआर। पीसी, एआर, डीआर और आईआर, इन्हीं चार की बात की है। एसी का उसने नहीं पूछा। और एक सीक्वेंस काउंटर पूछा। सीक्वेंस काउंटर में अभी स्किप कर देता हूं, मैं कहता हूं अभी रहने दें। ये चार रजिस्टर
सीक्वेंस काउंटर को लास्ट में जाके दी दो। मैंने इन चारों रजिस्टर की वैल्यू बतानी है। इनिशियली यहाँ पे पढ़ा है पीसी में, उसने बताया पीसी 7FF है, स्टार्ट में 7FF पढ़ा है पीसी में, बाकियों में कुछ नहीं पढ़ा, जो भी पढ़ा हमने डैश लगा दिया। अब एक्चुअल में यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट, और अज्यूम करें पहला कंट्रोल सिग्नल मिला T0। अब हमें न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। जब T0 वाला सिग्नल मिलता है तो क्या ऑपरेशन होता है। अब इसके लिए हमें RTL टेबल पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, पूरा सोल्व करेंगे और बताएंगे कि आखिर पे इन रजिस्टर के कंटेंट क्या होंगे। T0 टाइमिंग सिग्नल आया, RTL टेबल में देखता हूं T0 पे हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो जी T0 पे क्या ऑपरेशन होता है, पीसी की वैल्यू कहां चली जाती है, नजर आ रहा है सबको T0 पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। यस सर। क्या ऑपरेशन है सर पीसी से एआर में चली जाएगी। पीसी से एआर में। जब T0 साइकिल आया पीसी की वैल्यू एआर में चली गई, तो व्हिच मींस एआर में 7FF आ गया, और यहाँ पे भी पीसी का अपना तो कंटेंट चेंज नहीं हुआ, वही रहे, बाकी रजिस्टर में कुछ चेंज नहीं आया, कुछ नहीं चेंज आया, हमने डैश लगा दिया, जो पहले से चल रहा था वही लिख दिया, और T0 साइकिल कंप्लीट हो गया। अब आया T1 साइकिल। T1 साइकिल पे क्या ऑपरेशन होता है, आरटीएल टेबल को देखते हैं। T1 पे क्या करते हैं, जरा गौर से पढ़िएगा इसको। T1 पे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मेमोरी ऑफ एआर से रीड कर रहे हैं, आईआर में लेके आ रहे हैं, और पीसी में +1 कर रहे हैं। दो ऑपरेशन है, मेमोरी ऑफ एआर से रीड करके आईआर में ला रहे हैं और पीसी में +1 कर रहे हैं। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग बताएं आप क्या क्या चेंज आएंगे। पीसी में क्या नई वैल्यू आएगी, T1 साइकिल की एग्जीक्यूशन के बाद पीसी में क्या वैल्यू आएगी नई, बोले। मैंने अभी आपको दिखा दिया आरटीएल टेबल से। T1 में क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, T1 में ये दो ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं, पीसी में +1 और मेमोरी ऑफ एआर से आईआर में, ये दो काम करने हैं हमें। तो बताएं इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग पीसी की नई वैल्यू क्या होगी, आईआर की नई वैल्यू क्या होगी, ये कोई स्टूडेंट लिखवाए। हाँ जी सर 800 पीसी में जब +1 कर दिया यहाँ पे 800 आएगा। मेमोरी ऑफ एआर से, एआर में पहले से वैल्यू पड़ी थी 7FF, तो 7FF वाली मेमोरी पे गए, 7FF ये लिखा गया है। इस मेमोरी से जो डाटा मिला उसको रीड करके कहां लेके आना है, आईआर में सर, आईआर में। तो आईआर की नए कंटेंट क्या हो जाएंगे, EA9F। डीआर में कोई चेंज नहीं आया, एआर में कोई चेंज नहीं आया, तो T1 ने अपना एग्जीक्यूशन खत्म कर दिया। समझ आई बात सबको, समझ आई यहां तक। यस सर। अब आ गया T2 टाइमिंग सिग्नल। जब T2 वाला टाइमिंग सिग्नल आएगा, आरटीएल में जाते हैं, T2 में देखते हैं क्या होता है। T2 में ये ऑपरेशन किया जा रहा है, आईआर के बिट को डिकोडर से पास किया जा रहा है, आईआर की 12 से 14 तक के बिट को, आईआर की 15 नंबर बिट को आई फ्लैग से पास कर रहे हैं, और आईआर की 0 से 11 तक की बिट को एआर में पास कर रहे हैं। ये आईआर में पड़ा वैल्यू EA9F, व्हिच मींस आईआर में जब पड़ा होगा EA9F, तो एक्चुअल में 15 नंबर बिट 0 है, 12 13 14 0 है, और 0 से 11 तक को मैं 12 बिट को ना हेक्सा में लिखता हूं, तो ये आईआर में वैल्यू पड़ी है। E का मतलब होता है 0 1 1 0। यहां पे मैंने E की वैल्यू लिखनी थी, ये वैल्यू है E, तो हमारे पास होता है 1 1 1 0, ये E के इक्वल है। तो इसकी आखिरी 4 बिट ये हैं, और इनिशियली 12 बिट A9F है। अब ये आईआर की वैल्यू पता है, जब हमने ये 3 बिट डिकोडर से पास की, उसने डिकोडर में पास की, तो बताएं 1 1 0 जब डिकोडर से पास होगा तो कौन सा वाला सिग्नल एक्टिव होगा, D में से, D0 से D7 के दरमियान कौन सा 1 हो जाएगा, कौन सा वाला 1 होगा, 1 1 0 जब आए तो कौन सा सिग्नल 1 सर होगा, ISG जो है 6
D6 गुड। तो ये D6 में 1 आ जाएगा। D6 में 1 आने का मतलब है बाकी सारे के सारे D0 से लेके D5 तक और D7 0 होंगे और ये वाला जो 1 है ये I फ्लैग में चला जाएगा। एक ऑपरेशन ये कर रहा है यार, I फ्लैग में उसने वैल्यू भेज दी, I फ्लैग में 1 आ गया, D6 1 आ गया और जो 0 से 11 तक की बिट्स थी उसको उसने AR में भेज दिया, ये चली गई AR में। ये दो ऑपरेशन करने थे T2 पे उसने, which means कि इस T2 साइकिल के बाद यहाँ पे PC की वैल्यू 800 ही रहेगी, AR में नई वैल्यू आ जाएगी A9F, DR में कोई चेंज नहीं आया और IR में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन साथ ही साथ हमें कंट्रोल सिग्नल पता लग गए कौन कौन से, एक I1 है और एक D6 1 है। ये T2 साइकिल सबको समझ आया? जी बताएं, T2 साइकिल सबको समझ आया? सर दोबारा बता दें एक दफा। T2 साइकिल को दोबारा समझिए। T2 वाले साइकिल में IR की 12 से 14 तक की बिट्स को उसने डिकोडर से पास करना था, तो वो डिकोडर से जब उसने पास किया तो उसके अकॉर्डिंगली हमने कहा D6 1 हो गया। IR की 15वीं बिट को उसने पास करना था I फ्लैग में, तो I भी 1 हो गया और बाकी IR की 0 से 11 तक की बिट्स थी वो AR में शिफ्ट करनी थी, तो हमने AR में शिफ्ट कर दी, तो इसका मतलब वहां पे A9F आ गया जो 0 से 11 तक की बिट्स थी, आखिरी 3 हेक्साडिजिट। T2 की एग्जीक्यूशन के बाद जब अगला सिग्नल आएगा वो T3 होगा। T3 पे क्या होना है, अब हम T3 सिग्नल को देखते हैं। आरटीआई टेबल पे T3 सिग्नल ये है, मेमोरी ऑफ AR से रीड करके AR में लाना है, लेकिन साथ देखें कि क्या ये कंट्रोल सिग्नल पूरा का पूरा 1 दे रहा है, ये नोट करना है। यस, T3 तो 1 है क्योंकि T3 की हम लिखने लगे हैं, बात करने लगे हैं। क्या I फ्लैग 1 है? यस, I फ्लैग तो इंस्ट्रक्शन में 1 था। और क्या D7 का प्राइम 1 है? क्योंकि D6 1 है तो D7 में 0 पड़ा होगा और उसका प्राइम करेंगे तो 1 हो जाएगा। यस, D7 प्राइम भी 1 है, D7 प्राइम भी 1 है, व्हिच मींस ये पूरा का पूरा कंट्रोल सिग्नल 1 देगा और ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। ये ऑपरेशन क्या है, मेमोरी ऑफ AR से रीड करके AR में ही ले आना है। वापस आते हैं टेबल पे, मेमोरी ऑफ AR से रीड करें, AR में वैल्यू पड़ी थी A9F, तो मेमोरी ऑफ AR से रीड किया, A9F वाली मेमोरी पे गए, वो ये वैल्यू थी 0C35 और कॉपी करना है इसको AR में। जब इसको AR में कॉपी करेंगे, क्योंकि 0C35 16 बिट है और AR खुद से 12 बिट है, तो इसकी आखिरी वाली हेक्साडिजिट छोड़ देंगे, बाकी AR में कॉपी हो जाएगा। तो अब T3 साइकिल के बाद क्या होगा, यहाँ पे 800 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास C35 आ जाएगा, DR में कोई चेंज नहीं आएगा, IR में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये T3 वाला साइकिल चल गया। समझ आइए बात सबको? सर वो मैंने पूछना था कि जब T3 आता है तो ये D7 ही क्यों हम मतलब बिट को यूज करते हैं, बाकी तो ये नहीं मुझे पता चल रहा। वो ये वाली जगह पे D7 का प्राइम क्यों यूज कर रहे हैं? यस सर, क्योंकि D7 वाला वो फंक्शन है जो D7 बताता है, अगर D7 खुद से 1 हो तो इसका मतलब होता है कि वो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन ही नहीं है, वो तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। वो तो फिर हम उस केस में चले जाते हैं जहां पे इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन यूज होती थी, वो ये वाला केस आ जाता है जहां पे D7 I प्राइम और D3 यूज होता है या D7 I D3 यूज होता है। तो अभी क्योंकि मेमोरी रेफरेंस यूज होती है इसलिए इसको D7 प्राइम साथ यूज किया है, ताकि ये पता लग जाए कि जो इंस्ट्रक्शन आ रही है वो D0 से D6 के दरमियान में कोई है जो कि मेमोरी रेफरेंस है, तभी D7 का प्राइम एक्टिव होगा ना। यस सर, सही है, समझ आ गई। ओके, ये आई होप कि यहां तक T3 तक सबको क्लियर है। T3 तक सबको समझ आ गया? अब नया सिग्नल हम कहते हैं T4 आया, अगला सिग्नल आया T4। यहाँ पे T4 आ गया।
आरटीएल में आते हैं, देखते हैं T4 वाला कौन सा है। T4 वाले तो यहाँ बहुत सारे हैं मेमोरी रेफरेंस में, कौन सा वाला एग्जीक्यूट होगा आपके ख्याल से? किस वाले को देखना चाहिए हमें? D6 T4 को, इसको क्यों इसको देखना है? क्योंकि हमें पता है D0 से D5 तक 0 है, D6 1 है, तो हमें T4 वाला जो है वो D6 वाला देखेंगे। अगर इंस्ट्रक्शन ISD की ना होती, कोई और होती, तो उस वक्त वो वाला D एक्टिव होता, तो फिर उस वाले T4 को देखते हैं। इस वक्त हमने D6 T4 को देखा, यस ये सिग्नल 2 है, क्योंकि D6 में भी 1 और T4 चल रहा है। तो ऑपरेशन क्या करना है? मेमोरी ऑफ AR से रीड करना है और DR में ले आना है। यहाँ पे है मेमोरी ऑफ AR से रीड करें, यानी AR में पड़ा C35, मेमोरी ऑफ AR से रीड करें और DR में ले आए। व्हिच मींस इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ 800 रहेगा, ये C35 ही रहेगा, और C35 वाली लोकेशन जो रीड होगा वो DR में चला जाएगा। DR में आ गया F F F F और बाकी चीजें वैसी रही। ये T4 सिग्नल चल गया। अब हमारे पास आ गया T5 सिग्नल। ओके जी, T5 सिग्नल में आ गए। T5 पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं? T5 पे आके देखें, T5 पे कह रहा है वो DR की वैल्यू में +1 करो, और कुछ भी नहीं कर रहा है। D6 T5 पे कह रहा है DR की वैल्यू में +1 करो, तो यहाँ पे 800 रहा, ये C35 ही रहा। FFFF में +1 किया तो नया वैल्यू क्या बनेगी? जल्दी से बताएं कोई, नई वैल्यू क्या होगी? 1 टेट्रा 0 टेट्रा 0 आ जाएगी, क्योंकि 16 बिट में लिखेंगे तो टेट्रा 0 लिखेंगे, 1 तो इग्नोर हो गया, बाकी चीजें ऐसे ही रह गई। तो 1 क्या नहीं था, बाकी ये वैल्यू ऐसी रही। T5 का भी फंक्शन हो गया। अब आ गया टाइमिंग सिग्नल T6 में आते हैं। ये T6 में वो क्या कह रहा है? DR वाली वैल्यू से मेमोरी ऑफ AR में ले जाओ, अगर DR 0 है तो PC की वैल्यू में +1 कर दो और सीक्वेंस काउंटर को 0 कर दो। मैं DR से मेमोरी ऑफ AR में अगर DR 0 है तो PC में +1 कर दो। DR 0 है, यस DR 0 है, क्या करना है? PC में +1 और DR की वैल्यू को मेमोरी ऑफ AR में, DR की वैल्यू 0 0 थी तो AR में C35 पड़ा था बीच में, यहाँ पे आप FFF की जगह पे जाके 0 0 0 0 स्टोर हो जाएगा DR की अपनी वैल्यू, और PC में +1 कर देंगे तो PC में +1 का मतलब है 801 हो गया, बाकी सारे कंटेंट वैसे ही रहे। समझ लें कि स्टार्ट में सीक्वेंस काउंटर 0 था, जब T0 पे गए तो सीक्वेंस काउंटर 1 हो गया, फिर सीक्वेंस काउंटर 2 हो गया, 3 4 5 6, जब 6 वाली इंस्ट्रक्शन चली तो उसने सीक्वेंस काउंटर को फिर से 0 कर दिया। तो एट द एंड जब ये सीक्वेंस काउंटर 0 होगा, व्हिच मींस कि इसने इस सेक्शन में अपनी एग्जीक्यूशन खत्म कर दिया है। इस सेकंड के एग्जीक्यूशन के बाद रजिस्टर्स के कंटेंट ये हैं, सीक्वेंस काउंटर 0 है, सीक्वेंस काउंटर 0 का मतलब है कि अब जब कभी अगली इंस्ट्रक्शन दोबारा T0 एक्टिव होगा तो नई इंस्ट्रक्शन फैक्ट स्पेस से स्टार्ट लेगी। ये इंस्ट्रक्शन अपना काम खत्म कर चुकी है। अब जो भी प्रोग्राम में ISD के बाद इंस्ट्रक्शन लिखी गई है जो कि 801 पे पड़ी होगी मेमोरी में, ये 7F में पड़ा था, इस तरह 801 पे यहाँ कोई मेमोरी में कोई इंस्ट्रक्शन पड़ी होगी, अब वो वाली इंस्ट्रक्शन अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगी। तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद ये कंटेंट बन गया हमारे पास रजिस्टर से। जी समझ आइए सबको बात? ये पूरा न्यूमेरिकल सबको समझ आया? सर ये T5 में DR में हमने 1 क्यों नहीं लिखा सर? सॉरी, जो सर हम T5 में DR में 1 टेट्रा 0 आया ना, तो हमने 1 क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? DR का अपना साइज क्या है? 16 बिट। तो ये टेट्रा 0 16 बिट में पूरे आ जाएंगे ना, हेक्सा में लिख रहे हैं हम, वो 1 तो कैरी होगा। जब FFF में 1 ऐड करेंगे तो ये बन गया 0 0 0 0 और 1 कैरी, तो इसलिए इसको इग्नोर कर दिया हमने। ओके सर। इसमें किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले मुझसे। हेलो सर। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो? सर ये जब T4 आएगा तो लाजमी है कि T5 भी चलेगा और T6 भी चलेगा? नहीं, अब देखिए जैसे यहाँ पे ISD की इंस्ट्रक्शन थी वो जो कि हमें D6 से पता लग गई,
आपको क्वेश्चन में तो क्वेश्चन में उन्होंने बता दिया ISC है, अगर क्वेश्चन में ना भी बताई होती, ये समझ लें स्किप की होती, ना बताया होता आपको, तभी तो आपको पता लग जाता ना। कैसे पता लगता कि ISC की इंस्ट्रक्शन है? वो D6 से पता लग जाता क्योंकि D6 वन हुआ है। अगर ISC की ना होती, इंस्ट्रक्शन होती ऐड की, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ऐड होता, तो फिर ये T4 और T5 के बाद सीक्वेंस काउंटर 0 होता, तो T4 तक T5 तक खत्म हो जाता है। अगर ब्रांच की इंस्ट्रक्शन होती तो T4 में जाके ऑपरेशन खत्म हो जाता।